प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। यह तो आपको मैंने स्पष्ट कर ही दिया था कि हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत की बातें करते हैं, वास्तविक रूप में ये तीनों ही अनुबंधवादी या संवेदावादी विचारक या समझौतावादी विचारक राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत की बातें करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो की। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो के ऊपर प्लेटो, जॉन लॉक, हॉब्स के विचारों का प्रभाव पड़ा था। इसी के साथ में जिनेवा के अंतर्गत जो परिस्थितियां थी उनका भी इनके विचारों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ में जीन जैक्स रूसो ने वास्तविक रूप में 30 वर्ष तक, अर्थात अपने जन्म से 30 वर्ष तक आवारा के रूप में जीवन व्यतीत किया था। इसी का परिणाम है कि इन्होंने व्यक्ति के स्वभाव के बारे में ये कहा कि व्यक्ति एक सरल स्वभाव का है, आदर्श बर्बर है, ये भोला भाला है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो भी ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति वास्तव में एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के वह रह नहीं सकता है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में यह प्लेटो अरस्तु की बातें ही दोहरा है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वास्तविक रूप में जब जीन जैक्स रूसो केवल 5 वर्ष का था तो इनके चाचा के द्वारा इनसे अश्लील साहित्य का अध्ययन करवाया जाता था, जिनका कि बालक रूसो के मस्तिष्क के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसी का परिणाम ये हुआ कि यह एक आवारा के रूप में जीवन व्यतीत किया था 30 वर्ष तक, और मूलतः हम ये कहेंगे कि यह हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो के अंतर्गत चारित्रिक दृष्टि से भी कितने ही अवगुण थे, इनकी कितनी ही अवैध संतानें भी हुई थी। तो मूलतः जीन जैक्स रूसो के ऊपर वास्तविक रूप में इन विचारकों का और उस समय की परिस्थितियों का, इनको जो कुछ भी अश्लील साहित्य में सीखने के लिए मिला, उन सभी का प्रभाव पड़ा। इसलिए अंततः जीन जैक्स रूसो ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक रूप में बच्चा व्यक्ति तो भोला भाला होता है, वह चिंता रहित होता है, वास्तविक रूप में पशुओं की तरह स्वतंत्र रूप में जीवन व्यतीत करता है, विचरण करता है। परंतु इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में एक व्यक्ति यदि अपराधी बनता है तो इसमें मुख्य भूमिका समाज की होती है, अर्थात समाज के द्वारा ही उसे अच्छा या बुरा बनाया जाता है। इसी आधार पर जीन जैक्स रूसो ने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप विशेषकर ये बात ध्यान रखेंगे कि चाहे किसी भी राजनीतिक विचारक के विचारों का हमारे द्वारा अध्ययन किया जाए तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ ये कहेंगे कि जीवनी मूलक उपागम के आधार पर उस विचारक विशेष के विचारों को समझना चाहिए। अर्थात उसके जीवन में कोई न कोई घटना ऐसी अवश्य घटी होगी जिसके कारण उसके विचारों को ऐसा या वैसे के रूप में प्रकट करना पड़ा। तो यहाँ जीन जैक्स रूसो के द्वारा भी अपने जो विचार दिए गए हैं वह वास्तविक रूप में उस समय की जो परिस्थितियां थी, इनके साथ जो घटनाएं घटी थी, इसी के साथ में विशेषकर मैं पुनः दोहरा रहा हूं, प्लेटो, जॉन लॉक और हॉब्स के विचारों का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। अब हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो का सामाजिक समझौता। ये बात तो स्पष्ट है ही कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में ये जो सिद्धांत दिया जा रहा है इसको कहते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं कि जीन जैक्स रूसो ने अपना जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है वह मुख्यतः अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। वो क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता।
तो वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो उल्लेख किया है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। इसी के साथ में जीन जैक्स रूसो ने जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है उसकी भी चर्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौते के अंतर्गत की है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, यहाँ जीन जैक्स रूसो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दे रहे हैं वह वास्तविक रूप में ना तो हॉब्स की तरह है, क्योंकि हॉब्स एक निरंकुश संप्रभुता की बात कर रहे हैं, और ना ही ये जॉन लॉक की तरह। क्यों? क्योंकि जॉन लॉक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहे हैं। तो फिर जीन जैक्स रूसो क्या कह रहे हैं? जीन जैक्स रूसो वास्तविक रूप में एक लोकतंत्र की स्थापना करना चाह रहे हैं। किसके माध्यम से? सामाजिक समझौते के माध्यम से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीन जैक्स रूसो ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है वह हॉब्स और जॉन लॉक से अलग है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अब चाहे हमने हॉब्स की बातें की है, जॉन लॉक का भी समझौता सिद्धांत समझाया है, और इसके बाद में आज जीन जैक्स रूसो की बात कर रहे हैं, तो ये बात स्पष्ट ही है कि ये तीनों ही मानव स्वभाव की बात भी करते हैं, प्राकृतिक अवस्था की बात भी करते हैं, समझौते के कारण भी बतलाते हैं। इसी के साथ में सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का क्या स्वरूप है इसकी बात भी करते हैं। तो मूलतः मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तीनों ही विचारक अर्थात हॉब्स, लॉक और रूसो सबसे पहले मानव के स्वभाव की बात करते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में देते हुए, हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या भी सबसे पहले मानव स्वभाव के आधार पर ही करेंगे। तो नोट करें, पहला इसका जो बिंदु होगा जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौते का, वो क्या है? मानव स्वभाव। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जीन जैक्स रूसो वास्तविक रूप में व्यक्ति को उसके स्वभाव के आधार पर दो भागों में विभाजित कर रहा है। नंबर एक, प्राकृतिक व्यक्ति, नोट कीजिएगा, प्राकृतिक व्यक्ति, और दूसरा जो व्यक्ति है वह वास्तविक रूप में अप्राकृतिक व्यक्ति है। क्या? पहला प्राकृतिक व्यक्ति है, दूसरा अप्राकृतिक व्यक्ति है। प्राकृतिक व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि वास्तविक रूप में यहाँ व्यक्ति के स्वार्थ और परमार्थ में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक व्यक्ति वास्तविक रूप में किसी भी रूप से उसके अंतर्गत कोई विवेक है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। उस समय संपत्ति की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। व्यक्ति पूर्ण रूप में, स्वतंत्र रूप में विचरण करता था, आनंद से प्रकृति की गोद में अपना जीवन व्यतीत करता था, वह प्रसन्नता से रहता था। वास्तविक रूप में स्वार्थ और परमार्थ में कोई संघर्ष था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है व्यक्ति का रूप बदल जाता है और वह प्राकृतिक से अप्राकृतिक व्यक्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष होता है। क्या? स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष होता है, और जो प्राकृतिक व्यक्ति का सुख था अर्थात वास्तविक रूप में पशुओं की तरह स्वतंत्र रूप में, एकाकी रूप में जीवन व्यतीत करता था, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, प्रकृति की गोद में आनंद से जीवन व्यतीत करता था, उन सब का यहाँ समापन हो जाता है। कहाँ? अप्राकृतिक व्यक्ति। क्योंकि यहाँ इनका कहना है कि सभ्यता का विकास हो जाता है, व्यक्ति में बुद्धि आ जाती है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। तो सबसे पहले मानव स्वभाव को समझें। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जीन जैक्स रूसो दो प्रकार के व्यक्तियों की बात करें, प्राकृतिक व्यक्ति, अप्राकृतिक व्यक्ति। ठीक है? प्राकृतिक व्यक्ति स्वार्थ परमार्थ में कोई भेद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान है ही नहीं। वह प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका अपना परिवार नहीं है, संपत्ति नहीं है। वास्तविक रूप में वह जैसे प्रकृति के अंतर्गत
पशु पक्षी होते हैं उनकी तरह स्वतंत्र रूप में जीवन व्यतीत करता है। किसी प्रकार नियम कायदे कानून अस्तित्व में नहीं आए, मगर जैसे सभ्यता का विकास होता है व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इन सब के आधार पर वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कह रहे हैं। प्रारंभ में व्यक्ति कैसा था? ये तो सभ्यता का विकास होने के बाद में व्यक्ति स्वार्थी बनता है, झगड़ालू बनता है। तो जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप में जो व्यक्ति का स्वभाव है वो क्या है? व्यक्ति स्वभाव से बड़ा अच्छा है, सीधा साधा है, भोला भाला है, चिंता रहित है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जीन जैक्स रूसो का कहना है कि प्रारंभ में व्यक्ति स्वभाव से बिल्कुल भोला भाला था, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, वह प्रकृति के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था, वह स्वतंत्र रूप में पशुओं की तरह विचरण करता था। इसलिए जीन जैक्स रूसो का कहना है कि वह व्यक्ति तो बिल्कुल सीधा साधा, चिंता रहित, तनाव रहित, अच्छा, भोला भाला, सादगी पूर्ण था। परंतु फिर क्या कह रहे जीन जैक्स रूसो कि जैसे ही सभ्यता का विकास होता है, ध्यान दें, जैसे ही सभ्यता का विकास होता है, जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि वह प्राकृतिक व्यक्ति अप्राकृतिक व्यक्ति बन जाता है और स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष होता है और फिर वह व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? तनावग्रस्त हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति के स्वार्थ और परमार्थ के संघर्ष को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए जीन जैक्स रूसो सामाजिक समझौते की बात करते हैं, जो कि आगे के बिंदु में हम आपको समझाएंगे। ये बात क्लियर होगी कि जीन जैक्स रूसो सामान्य रूप में व्यक्ति को स्वभाव के बारे में क्या करें कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा भोला भाला है, अच्छा है, सीधा है, चिंता रहित है, क्योंकि उसको चिंता होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? परिवार अस्तित्व में नहीं आया है, संपत्ति अस्तित्व में नहीं आई है। लेकिन जैसे सभ्यता का विकास होता है, संपत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, वह तनावग्रस्त हो जाता है। तो मूलतः यहाँ ध्यान रखना है कि प्राकृतिक व्यक्ति अच्छा था, लेकिन अप्राकृतिक व्यक्ति फिर क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है, मतलब तनावग्रस्त हो जाता है, लड़ाई झगड़े इनकी शुरुआत हो जाती है। अब ध्यान दें, यह तो होगी पहली बात। अब दूसरी जो व्याख्या है जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौते को समझने के लिए, वो है प्राकृतिक अवस्था। अब ध्यान दें, ये बात क्लियर है क्या कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत भी व्यक्ति कैसा होगा? इन्होंने कहा कि प्राकृतिक व्यक्ति अच्छा है, सीधा साधा है, स्वार्थ परमार्थ में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है। वह तो पशु के रूप में, एकाकी रूप में, स्वतंत्र रूप में प्रकृति की गोद में अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी आधार पर वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति क्या है? आदर्श बर्बर है, मतलब वो भोला भाला है, सीधा साधा है, सरल स्वभाव का है। इसी आधार पर कह रहे हैं कि प्राकृतिक मनुष्य, जैसे मैंने यहाँ पर आपको चर्चा की है, प्राकृतिक व्यक्ति और अप्राकृतिक व्यक्ति, तो प्राकृतिक व्यक्ति स्वार्थ और परमार्थ में कुछ झगड़ा होगा नहीं। अप्राकृतिक व्यक्ति कब आएगा? जब सभ्यता का विकास होगा, तो वहां स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष होगा। डेफिनेटली है, आज ऐसा ही तो हो रहा है। आज सभ्यता का विकास हो रहा है तो स्वार्थ और परमार्थ में तो संघर्ष हो रहा है। चाहे दो व्यक्ति हो, दो परिवार हो, दो समूह, दो संस्थाएं, दो दल हो, दो राष्ट्र हो, सच्चाई यही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि वह सीधा साधा है, मतलब इस प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए जीन जैक्स रूसो ने एक शब्द का प्रयोग किया है, नोट करेंगे, वो है आदर्श बर्बर, भोला भाला, सीधा साधा, सरल स्वभाव का। इसे किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है। क्या? इसे किसी प्रकार का ज्ञान है ही नहीं। तो इसी आधार पर जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि प्राकृतिक मनुष्य स्वतंत्र, एकाकी, सीधा साधा, तनाव रहित, चिंता रहित, प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी आधार पर जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था, मतलब वास्तविक रूप में वह स्वर्ग की तरह आनंद व्यतीत करता था। क्यों? क्योंकि उसे किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं था, वह भोला भाला था, वह अज्ञानी था। इसी आधार पर जीन जैक्स रूसो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन
करते हैं। अर्थात प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा, कि वहां व्यक्ति आनंद से, अमन चैन से अपना जीवन व्यतीत करता था। क्यों करता था? क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य को, बार बार कह रहा हूं, स्वार्थ और परमार्थ का ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे सभ्यता का विकास होता है, व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति से अप्राकृतिक व्यक्ति बन जाता है और स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो ये प्राकृतिक अवस्था की बात होगी। अब भाई तीसरी जो बात आती है सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या की, वो है समझौते के कारण। अब ऐसी क्या परेशानी आई कि समझौते की आवश्यकता पड़ी? ध्यान दें, प्राकृतिक व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन जैसे ही सभ्यता का विकास होता है, व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, घृणा, इन सब का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या परिवर्तन हुआ ऐसा कि व्यक्ति आनंद से अपने जीवन व्यतीत कर रहा था और एकदम वे व्यक्ति झगड़ालू हो गए, तनावग्रस्त हो गए? तो इसके लिए जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि इसका मुख्य कारण है संपत्ति का प्रादुर्भाव। जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस धरती पर अपना पहला कदम उठाते हुए कहा कि यह धरती मेरी है, यह जमीन मेरी है, तभी से संपत्ति का प्रादुर्भाव हो गया। और जब से संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ, इसके बारे में जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी सरप जब से, नोट करें, संपत्ति रूपी सरप जब से मानव समाज में पैदा हुआ, तब से मनुष्य की शुद्ध शांति का पूर्व हो गई, भंग हो गई। इसका मतलब वास्तविक रूप में वह शांत चित्त रहने वाला, चिंता रहित व्यक्ति, सीधा साधा, अच्छा भोला भाला, सरल स्वभाव का आदर्श बर्बर व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति एकदम अप्राकृतिक कैसे बन गया? इसका मुख्य कारण बतला रहे हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत विवेक जागृत होता है। कैसे होता है? कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप में वनों के अंतर्गत इधर उधर घूम करके अपना जीवन व्यतीत करता था, वह व्यक्ति एक जगह रहने लग गया। इसके बाद में वह व्यक्ति अपना परिवार बसा लेता है। परिवार बसाने के बाद में उसे जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन की आवश्यकता होने के कारण संपत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति उसमें अपना श्रम लगा देता है और कह देता है कि संपत्ति मेरी है। और जैसे संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि व्यक्ति की शुद्ध शांति काफूर हो जाती है। अर्थात वह चिंता रहित, सीधा साधा व्यक्ति तनावग्रस्त और चतुर हो जाता है। क्लियर? और इसके बाद में जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में फिर राज्य और समाज का प्रादुर्भाव होता है, जो कि वास्तविक रूप में मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंतर्गत वास्तविक रूप में फिर मनुष्य सोचता है कि अब हमारी जो स्वतंत्रता छीन ली गई है, उस स्वतंत्रता को बंधनों से मुक्त कैसे किया जाए। अर्थात हम तनावग्रस्त हो गए हैं, चिंताग्रस्त हैं, दुखी हैं, स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष है। अब इससे कैसे उबरा जाए? अब यहां यह बात तो सत्य है कि जीन जैक्स रूसो ये बात तो कह रहे हैं कि हमें पुनः वही अज्ञानता, भोलापन, गरीबी लौटा दो, केवल वही हमें सुखी बना सकते हैं। लेकिन जीन जैक्स रूसो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अब प्रकृति की ओर लौटना संभव नहीं है। इसलिए इस समय ही कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप में अपना जीवन व्यतीत करे। तो इसके लिए यहाँ पर सामाजिक समझौते सिद्धांत की बातें की जाती है कि वास्तविक रूप में समझौते के द्वारा ही हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब ध्यान दें, समझौते का जो मूल कारण है वो क्या है कि संपत्ति रूपी सर्प समाज में पैदा हो गया, राज्य और समाज का प्रादुर्भाव हो गया, मनुष्य की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसी के साथ में
जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो, लेकिन प्रकृति की ओर लौटने से ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में भी संभव है नहीं कि हम पुनः वही प्राकृतिक अवस्था प्राप्त करें। अर्थात यहाँ हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से ये है कि इस विज्ञान के युग में ये कहें कि बैलगाड़ी का दोबारा से प्रयोग किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, अर्थात समझौते के माध्यम से वास्तविक रूप में व्यक्ति को पुनः स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब पुनः मैं कह रहा हूं कि इसके बाद भी कह रहे प्रकृति की ओर चलो। क्यों? क्योंकि इनका कहना जीन जैक्स रूसो का कि हमें पुनः वही अज्ञानता, भोलापन, गरीबी लौटा दो, केवल वही हमें सुखी बना सकते, मतलब वापस उस प्राकृतिक अवस्था की तरफ लौटने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक व्यक्ति था उसे स्वार्थ और परमार्थ का ज्ञान नहीं हुआ था, परंतु सभ्यता का विकास होने के बाद में संपत्ति रूपी सर्प समाज में पैदा होने के कारण क्या हो गया, फिर यह व्यक्ति वास्तविक रूप में तनावग्रस्त हो गया, स्वार्थ और परमार्थ में झगड़ा हो गया। इसलिए जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि हमें तो पुनः वही अज्ञान, वही भोलापन, वही गरीबी लौटा दो, केवल वही हमें सुखी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र रूप में जीवन व्यतीत करता था, परंतु ये संभव नहीं था। तो इसीलिए इसका चौथा बिंदु यह व्याख्या की जाती है कि सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप, अर्थात वास्तविक रूप में जब जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। नोट करें, मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है लेकिन सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो अब वो बंधन क्या है? वो बंधन यही है कि सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ है तो नियम, कायदे, कानूनों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया। अब ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो सामाजिक समझौते के माध्यम से विशेषकर लोकतंत्र की स्थापना करना चाह रहा है। सामाजिक समझौते के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाना चाह रहा है, अर्थात व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करना चाह रहा है। तो नोट कीजिएगा, मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। किसने कही बात? जीन जैक्स रूसो ने। वो बंधन क्या है? वो बंधन यही है कि व्यक्ति के स्वार्थ और परमार्थ में जो संघर्ष हो रहा है इसको कैसे दूर किया जाए, और इसे दूर करने के लिए सामाजिक समझौता किया जाता है। ठीक है। अब जो ये सामाजिक समझौता है वह हॉब्स और जॉन लॉक के समझौते से अलग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे है कि जीन जैक्स रूसो का जो समझौता है यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप, ध्यान दें, लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं? लोगों के निजी स्वरूप, व्यक्तिगत निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ है, जबकि इससे पहले जो समझौते किए गए हैं किसके द्वारा? थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के द्वारा जो बातें की गई हैं उनके अंतर्गत इसकी चर्चा नहीं की गई है। अब ये निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप क्या है, कैसे समझे? ध्यान दें, जैसे ए, बे, से, दे नामक व्यक्ति ने, अर्थात 1 2 3 4 नामक व्यक्ति ने, ए बी सी डी नामक व्यक्ति ने ए प्लस बे प्लस से प्लस दे के सामूहिक स्वरूप को अधिकार सौंप दिए हैं। कैसे? जैसे ये ए नामक व्यक्ति है, दूसरा बे नामक, तीसरा से नामक, तीसरा दे नामक व्यक्ति है। अब ये निजी स्वरूप में अकेले के रूप में ए, बे, से, दे मतलब इन चारों व्यक्तियों को, 4 मिनट से ज्यादा हो सकते इसके अंतर्गत, इनको एक सामूहिक रूप में, भाई इनका तो निजी स्वरूप होगा, एक एक का, एक व्यक्ति ए नामक हो गया, दूसरा बे, से, दे, 1 2 3 4 व्यक्ति हो गए, निजी स्वरूप हो गए, अलग अलग हो गए। अब ये इनको सामूहिक रूप में, क्या सामूहिक रूप में अपने अधिकारों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए, बे, से, दे ने ए प्लस बे प्लस से प्लस दे के सामूहिक स्वरूप को अधिकार सौंप दिए। क्या सौंप दिए? अपने अधिकार सौंप दिए। किस लिए सौंपे? क्योंकि ये वास्तविक रूप में अपने बंधनों को समाप्त करना चाह रहे हैं।
क्या, जैसा जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं, मनुष्य स्वतंत्र जन्मता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, तो ये इन बंधनों को तोड़ना चाह रहे हैं। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि जो बंधन की बात आती है, जो स्वतंत्रता की बात आती है, संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक विचारों के इतिहास को हम एक स्वतंत्रता की अवधारणा के आधार पर समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मानव जाति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता की खोज कर रही है, परंतु पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को आज तक प्राप्त नहीं हुई है और ना कभी संभव हो सकती है। किसी न किसी क्षेत्र के अंतर्गत या किसी न किसी रूप में मर्यादाओं नियमों के अधीन रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान दें, अब ये हो गया सौंपे इसको। इसके बाद में ध्यान देंगे, अब यहाँ जो सामाजिक समझौता हो रहा है, इस सामाजिक समझौते के द्वारा निर्मित जो राज्य होगा, ठीक है, मतलब नीति स्वरूप सामूहिक स्वरूप के मध्य समझौता हो रहा है। अब इस सामाजिक समझौते के द्वारा जो निर्मित राज्य होगा, मतलब इस समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की स्थापना होगी वह सामान्य इच्छा कहा जाता है। नोट कीजिएगा, क्या कहा जाता है? सामान्य इच्छा कहा जाता है। अभी सामान्य इच्छा क्या है, इसके लिए हम अलग से सामान्य इच्छा के सिद्धांत के अंतर्गत वीडियो बनाएंगे, अर्थात सामान्य इच्छा का सिद्धांत हम अलग से आपको समझाएंगे। यहाँ तो सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि यहाँ जो निजी स्वरूप और सामाजिक स्वरूप के मध्य, अर्थात निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य जो समझौता हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप जिस राज्य की स्थापना की जा रही है वह राज्य क्या कहलाएगा? सामान्य इच्छा कहा जाएगा। क्लियर? क्या कहा जाएगा? सामान्य इच्छा कहा जाएगा। और फिर इसके अंतर्गत अर्थात जो ये राज्य है इसका स्वरूप क्या होगा? सामान्य इच्छा का स्वरूप क्या होगा? ये होगा कि इसमें जनप्रिय मतलब लोकप्रिय, जनप्रिय संप्रभुता मतलब लोकप्रिय संप्रभुता और लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला मिलती है इसके अंतर्गत। मतलब वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो इसके आधार पर लोकतंत्रीय सरकार और लोकप्रिय संप्रभुता की आधारशिला निश्चित कर रहा है, इनकी आधारशिला रख रहा है। इसीलिए जीन जैक्स रूसो विशेषकर किसका समर्थन कर रहे हैं? लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। और वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो के विचारों का प्रभाव विशेषकर स्विट्जरलैंड के ऊपर पड़ा है। वहां के संविधान के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसकी बात जीन जैक्स रूसो ने भी कही है। तो ये बात विशेषकर आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका जीन जैक्स रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो विशेषकर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जीन जैक्स रूसो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि जीन जैक्स रूसो ने और भी बहुत किताबें लिखी हैं जिनकी चर्चा अलग से दूसरी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यहाँ तक केवल हमने आपको जीन जैक्स रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत बतलाया है। पुनः एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वास्तविक रूप में ये तीनों ही विचारक हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत की बातें करते हैं। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।